लेट्स स्पाइक क्राइम की कहानी। मुंबई सिर्फ देश की आर्थिक राजधानी नहीं है, बल्कि हमेशा से भाई लोगों का गढ़ भी रहा है, जहां समय समय पर सब ने खुद को अंडरवर्ल्ड का बाप माना। फिर चाहे वो दाऊद हो, राजन हो या फिर आज का लॉरेंस बिश्नोई। लेकिन अंडरवर्ल्ड में डैडी सिर्फ एक ही आदमी बना, नाम अरुण गवली। आज गवली का नाम सुन के लॉरेंस बिश्नोई भी चुप होगा और पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम को अपने ही आलीशान बंगले में बेचैनी हो रही होगी, क्योंकि 17 साल की गुमनामी के बाद उस नाम की वापसी हो रही है जिसने कभी इस शहर के अंडरवर्ल्ड को हिला दिया था। जी हां, अरुण गवली, जिसने दाऊद इब्राहिम के साम्राज्य को चुनौती दी और उसे दुबई में छिपने पर मजबूर कर दिया। वो नाम जिसने छोटा राजन और रवि पुजारी जैसे प्यादों को अपनी उंगलियों पर नचाया, और अब 17 साल की कैद के बाद उनकी वापसी हो गई है मुंबई में, मुंबई के अंडरवर्ल्ड में, जहां अब अंडरवर्ल्ड जैसा कुछ रहा नहीं। आज एक बार फिर से दगड़ी चौल में जश्न का शोर है। जब वो लौटे तो गुलाबों की बारिश हो रही थी, नारे गूंज रहे थे और समर्थकों का सैलाब था। सबकी नजर डैडी पर टिकी थी, जो भले ही शरीर से बूढ़ा हो गया है, लेकिन उनके लोग मानते हैं कि आज भी उसके नाम से दाऊद खौफ खाता है। तो चलिए आज मुंबई के अंडरवर्ल्ड के इस बड़े डॉन की बात करते हैं, जिसका दाऊद के खिलाफ एक खूनी इतिहास रहा है। यह कहानी है 1970 के दशक की मुंबई की। वो समय जब पूरे शहर की धड़कन मिलों की आवाज से चलती थी। परेल और चिंचपोकली की मिलों का सायरन जब बजता था तो लाखों लोगों का दिन शुरू और खत्म होता था। इन्हीं मिलों के धुएं और शोर के बीच एक पतला दुबला लेकिन बड़े सपने देखने वाला लड़का था, अरुण गुलाब अहीर, जिसका जन्म 1955 में हुआ था महाराष्ट्र के अहमदनगर के एक छोटे से गांव कोपर में, जहां उसके परिवार के लिए खेती से गुजारा करना बहुत मुश्किल था। इसलिए वो गांव से निकलकर मुंबई नगरी में पहुंच गए, जहां उनके पिता मिल में काम करते थे, साथ ही दूध भी बेचा करते थे। पर शहर की चमक धमक के पीछे छिपी गरीबी ने उन्हें और भी कसकर जकड़ रखा था। हालात इतने खराब थे कि अरुण को 5वीं के बाद ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी। कम उम्र में ही वो अपने पिता के साथ दूध बेचने के धंधे में लग गए। वो परेल की तंग गलियों में साइकिल पर दूध के डब्बे लेकर जाते थे, पर उनका मन कहीं और ही था। वो एक ऐसी दुनिया का सपना देखते थे जहां कोई उसे गरीब या कमजोर ना कह सके। आखिरकार उनका पूरा परिवार भाई खाला की मशहूर और थोड़ी सी बदनाम सी बस्ती दगड़ी चौल में आकर बस गए। ये जगह सिर्फ ईंटों और सीमेंट से बनी एक बस्ती नहीं थी, बल्कि खुद में एक भूल भुलैया थी। यहाँ की गलियां इतनी तंग और अंधेरी थी कि मानो सूरज की रोशनी भी शर्माती हो। घर एक दूसरे से सटे हुए थे और हवा में बस नमी और निराशा की गंध थी। लेकिन अरुण ने इसी जगह में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने मिलों में काम किया, पर साथ ही उसने शहर के उन कोनों को भी समझा जहां से असली ताकत का उदय होता था। वो गलियों में लगने वाले जुए के अड्डों और छोटे मोटे झगड़ों को देखते थे और उन्हें समझ आता था कि यह शहर कानून की भाषा से ज़्यादा ताकत और दबदबे की भाषा समझती है। अब यह समझना बहुत जरूरी है कि गवली का बड़ा आदमी बनना कोई इत्तेफाक नहीं था। यह तो मुंबई के बदलते सामाजिक और आर्थिक माहौल का नतीजा था। 1970 के दशक में मुंबई की पूरी अर्थव्यवस्था कपड़ा मिलों पर टिकी हुई थी, जो हजारों मराठी मजदूरों के लिए नौकरी का सहारा थी। फिर 70 और 80 के दशक के अंत में बड़ी बड़ी हड़तालें हुई और आखिरकार सारी मिलें बंद हो गई। 1982 की ऐतिहासिक महान बंबई टेक्सटाइल हड़ताल ने तो मिलों का खेल ही खत्म कर दिया। जब मिलें बंद हुई तो हजारों युवा मराठी लड़के बेरोजगार हो गए। ये बेरोजगारी और निराशा एक पूरे समुदाय के लिए गहरे गुस्से में बदल गई। अरुण, जो खुद इसी माहौल से आया था, उसने इस खालीपन को पहचान लिया था। उसने इन बेरोजगार युवाओं के ग्रुप में अपनी एक जगह बनाई और उन्हें हफ्ता वसूली, जुए और जबरन वसूली जैसे अपराधों के जरिए
जल्दी पैसा कमाने का रास्ता दिखाया। उनका गिरोह सिर्फ अपराधियों का झुंड नहीं था, बल्कि उन लोगों की आवाज बन गया था जिन्हें समाज और अर्थव्यवस्था ने पीछे छोड़ दिया था। 1980 की दशक के शुरुआत में अरुण गबली ने अपने दो साथियों रमा नाइक और बाबू रेशीम के साथ मिलकर एक नया ग्रुप बनाया। पहले इसे वाइकुला कंपनी कहते थे, लेकिन जल्द ही ये BRA गैंग के नाम से मशहूर हो गया। यानी B फॉर बाबू, R फॉर रमा और A फॉर अरुण। ये था इन लोगों का गैंग और दगरी चौल उनका मुख्यालय बन गया, जहाँ से सब कुछ वो मैनेज करते थे। ये एक ऐसा किला था जिसे भेदना पुलिस के लिए लगभग नामुमकिन था। दगरी चौल की तंग गलियां और वहाँ के लोगों का अटूट साथ उसने सबको अपना बना लिया। वहाँ के लोग उसे एक बेटे की तरह मानते थे, क्योंकि वो उनके सुख दुख में हमेशा खड़ा रहता था। हालांकि शुरू में ये गिरोह दाऊद इब्राहिम के लिए काम करता था, ये भी जान लीजिए। दाऊद, जो उस समय मुंबई के अंडरवर्ल्ड में एक नया स्टार था, उसे भी BRA गैंग की ताकत की ज़रूरत थी, पर यह दोस्ती ज़्यादा दिन तक नहीं चली। 80 के दशक के बीच मुंबई अंडरवर्ल्ड के बड़े बड़े डॉन जैसे कि करीम लाला और वरदराजन मुदलियार अपने अपने साम्राज्य को छोड़ रहे थे, जिससे एक बड़ा पावर वैक्यूम बन गया था। दाऊद ने इस मौके का फायदा उठाकर दुबई से अपना नेटवर्क फैलाना शुरू कर दिया, पर उसका ध्यान मुंबई के लोकल इलाकों से हटता जा रहा था। यह अरुण गबली के लिए सबसे बड़ा मौका था। जहां दाऊद अपनी पहुंच दुनिया भर में बढ़ा रहा था, वहीं अरुण गबली ने जानबूझकर अपनी पहचान को स्थानीय बनाए रखा। वो लोकल लोगों से कनेक्ट रहे। उसने खुद को मराठी युवाओं का नेता बनाया। उसने दाऊद को विदेशी और गैर मराठी कहकर अलग कर दिया वहाँ के लोकल लोगों से। गबली की तरफ से ये एक मास्टर स्ट्रोक था मुंबई में अपनी पैठ जमाने के लिए। मुंबई की मराठी जनता को लगा कि ये उनका अपना है, आमची मुल्क। उसे गबली में अपना एक रॉबिन हुड दिखा। वो सिर्फ एक अपराधी नहीं था, वो एक ऐसा आदमी था जो अपने लोगों के लिए लड़ता था। इस वजह से मुंबई के दिल में बस गया और उसे डायरी का खिताब भी मिला, जो सबकी ख्याल रखता था। दगड़ी चौल सिर्फ उसका घर नहीं थी, ये उसके गिरोह के लिए एक ऐसा अभेद किला बन गया था जिसे कोई तोड़ नहीं सकता था। गबली का यही ताकत उसे धीरे धीरे दाऊद का दुश्मन बना देता है, और देखते ही देखते उनके बीच दुश्मनी बढ़ती चली गई। कुछ चीज़ें उनके गैंग के लोगों के वजह से भी शुरू हुई, जो गबली का खौफ दाऊद के आगे ऐसे दिखाते थे कि दाऊद को लगता था कि भाई ये लोग तो अब बहुत ही ज़्यादा उछल रहे हैं। आगे चलकर ये पूरा मामला एक बड़ा गैंग वॉर बनने वाला था। तो हुआ ये कि आगे 1988 में BRA गैंग के रमा नायक की एक पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई। ये वो दिन था जब सब कुछ बदल गया। गबली को शक था कि दाऊद ने ही पुलिस को खबर दी थी। बस यहीं से उनकी दोस्ती खत्म हुई। मुंबई के इतिहास की सबसे खूनी गैंगवार शुरू हो गई। ये सिर्फ दो अपराधियों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये तो पहचान, क्षेत्रीय गौरव और बदले का युद्ध था। दाऊद की डी कंपनी जो दुबई से चलती थी, अब एक विदेशी ताकत लग रही थी। वहीं गबली ने खुद को स्थानीय डॉन के रूप में खड़ा किया, जो मराठी युवाओं के लिए काम कर रहा था। फिर 1990 में दाऊद के शूटरों ने गबली के बड़े भाई किशोर पप्पा गबली की हत्या कर दी। इस घटना ने गबली को अंदर तक हिला दिया। अब की लड़ाई सिर्फ धंधे की नहीं, बल्कि पर्सनल हो गई थी। गबली ने ठान लिया कि वो दाऊद को वहीं मारेगा जहां सबसे ज्यादा चोट लगे। यानी कि इसका कोई अपना खोया है, तो अब दाऊद का भी कोई अपना ही खोएगा जो उसका सबसे ज्यादा प्यारा हो। फिर 26 जुलाई 1992 को गबली के शूटरों ने दाऊद के बहनोई इब्राहिम पारकर को गोलियों से भून डाला। यह दाऊद की सबसे प्यारी बहन हसीना पारकर का पति था। यह अंडरवर्ल्ड का एक ऐसा बड़ा नियम तोड़ना था, क्योंकि परिवार वालों को नहीं मारा करते थे। लेकिन इसकी शुरुआत दाऊद ने की थी, गबली के बड़े भाई को मारकर। पारकर का तो अपराध से कोई लेना देना भी नहीं था, कहते हैं। वो बस अपना होटल चलाता था, लेकिन वो दाऊद का जीजा भी था। गबली का इरादा दाऊद को गहरा दुख पहुंचाना था।
इस कदम ने साबित कर दिया कि गबली ही वो अकेला आदमी था जो दाऊद के सामने खड़ा हो सकता है, उसे एकदम कांटे की टक्कर दे सकता है, ईंट का जवाब ईंट से दे सकता है। अगर दाऊद के खिलाफ किसी में जाने का गुदा है तो वो अरुण गबली के पास है। दाऊद इस घटना से इतना भड़क गया कि उसने 12 सितंबर 1992 को जवाबी कार्रवाई में कुख्यात जे अस्पताल शूटआउट को अंजाम दिया। भाई ये मुंबई के इतिहास का सबसे भयानक और खूनी दिन था। दाऊद के शूटर्स, जिसमें सुभाष सिंह ठाकुर, ब्रिजेश सिंह और शैलेश हलदंकर थे, ये लोग अस्पताल के वार्ड में घुसकर गबली के साथियों और यहाँ तक कि पुलिस वालों पर भी अंधाधुंध गोलियां बरसा देते हैं। ये सार्वजनिक जगह पर हुई हिंसा की पहली घटना थी अंडरवर्ल्ड में, जहां पब्लिक के बीच गोली चला दी गई थी बिना कुछ सोचे समझे, जिसने मुंबई के लोगों को डर से भर दिया था। इस गैंगवार ने साबित कर दिया कि ये लड़ाई पैसों के लिए नहीं बल्कि धोखे, बदले और पहचान के लिए थी, वर्चस्व के लिए थी। 1995 में जब शिवसेना बीजेपी की सरकार सत्ते में आई तो गबली की लाइफ में एक और बड़ा ट्विस्ट आया। बाल ठाकरे, जो कभी गबली जैसे हिंदू डॉन को आमची मुलगे यानी कि हमारे लड़के कहते थे, अब उनका साथ छोड़ रहे थे। बाल ठाकरे कभी कहते थे कि अगर उनके पास दाऊद है तो हमारे पास गबली है, और ऐसे समय में गबली का साथ छोड़ना उनके लिए एक झटका था। सत्ता में आने के बाद सरकार को दिखाना था कि वो कानून का साथ देगी। गबली को गिरफ्तार किया गया और उसके गिरोह को टारगेट किया गया। गबली को एक बड़ा धोखा लगा। उसे एहसास हुआ कि जिस राजनीतिक ढाल पर वो भरोसा करता था वो तो बस एक चाल थी, कोई दोस्ती नहीं। आमची मुलगे का सिद्धांत सिर्फ एक झांसा था राजनीति में आने के लिए। गबली ने समझ लिया कि पुलिस से बचने का सबसे अच्छा तरीका है खुद राजनेता बन जाना। इसी सोच के साथ उन्होंने 1997 में अपनी खुद की पार्टी अखिल भारतीय सेना बनाई। आपको पता है इन दिनों अरुण गबली सबसे ज़्यादा किसी से डरते थे तो वो थे विजय सालस्कर, और उनका डर उनके अंदर ऐसा था कि उनके गेट के बाहर से अगर विजय सालस्कर गुजर जाते थे तो वो अपने घर से बाहर कदम नहीं रखते थे। एक बार तो चुनाव के दिन विजय सालस्कर ने बस अपनी गाड़ी से उसकी खिड़की की तरफ ऐसे घूर कर देख लिया, और वो अरुण गबली ने ये देख लिया कि भाई नीचे विजय सालस्कर गुस्से में हैं, तो उन्होंने ऑन कैमरा कहा कि भाई मैं तो नीचे नहीं जाऊंगा, वो बहुत एड़ा आदमी है, उसने बहुत मर्डर किया है, मुझे भी मार देगा। बाबा ये एड़ा आदमी है, कभी भी गोली से मार देगा। तो इस तरह का खौफ था उनके अंदर पुलिस के लिए, और इस वजह से वो राजनीति में आना चाहते थे ताकि पुलिस से उनका जो डर है वो खत्म हो जाए, और वो पार्टी बनाते हैं अपनी। ये सिर्फ एक पार्टी नहीं थी बल्कि उनके धंधे को बचाने का एक तरीका भी था। पुलिस की लगातार कार्रवाई ने उनके लिए खतरा बढ़ा दिया था। राजनीति ने उसे कानून से बचने का एक सही रास्ता दिखा। आमतौर पर जो भी अपराधी होते हैं ना, वो एक समय में राजनीति में आ ही जाते हैं ताकि उनको एक प्रोटेक्शन मिल जाए। उसके गिरोह के लोग जो ज़्यादातर मिल मजदूर परिवार से थे, अब उसके राजनीतिक कार्यकर्ता बन गए। वो अपने काले धन से उनके परिवारों की मदद करते थे, बच्चों की पढ़ाई और शादियों में भी मदद करते थे। इसी तरह उन्होंने अपनी रॉबिन हुड वाली जो इमेज है उसे और भी पक्की कर ली। राजनीति में आने के लिए सबसे बड़ा हथियार है कि लोगों का भरोसा तो आपको जीतना होगा। दगड़ी चाल का डैडी अब विधायक बनने का सपना देख रहे थे। 2004 का लोकसभा चुनाव तो वो हार ही गए थे, हालांकि 93,000 वोट पाकर उन्होंने अपनी ताकत जरूर दिखा दी थी। इसी से मोटिवेट होकर उन्होंने उसी साल विधानसभा के चुनाव में चिंचपोकली सीट से चुनाव लड़ लिया और जीत भी गए। सोचो यार, जो आदमी कभी पुलिस स्टेशनों में मुर्गा बना दिया जाता था, वो अब महाराष्ट्र का विधानसभा का विधायक बन गया था, वहाँ का माननीय बन गया। उसकी जीत मराठी वोटरों के गुस्से और गबली की लोकल इमेज का सबूत थी, क्योंकि वो उन्हें अपना लगता था जो उनके बारे में सोचता है। लेकिन गबली का राजनीतिक करियर भी उसके क्रिमिनल अतीत से अलग नहीं हो पाया। वो एक नेता बन गया था पर उसकी सोच अभी भी एक गैंगस्टर वाली थी। 2007 में उसने कथित तौर पर शिवसेना के पार्षद कमलाकर जामसांडेकर की हत्या के लिए 30 लाख रुपए की सुपारी ली, और ये मर्डर बस एक चुनौती की लड़ाई की वजह से हुआ था। जामसांडेकर ने 2007 में एबीएस के एक कैंडिडेट को हरा दिया था और इसी बात का बदला लिया गया। लेकिन इस मर्डर ने गबली के राजनीतिक करियर पर हमेशा हमेशा के लिए ब्रेक लगा दिया। मई 2008 में अरुण गबली को विधायक रहते हुए गिरफ्तार कर लिया गया।
उस पर मकोका यानी महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम जैसा सख्त कानून लगाया गया। इस कानून में सबूतों को मैनेज करना और जमानत मिलना बहुत मुश्किल होता है, ना के बराबर। यह बात साफ हो गई थी कि वो गैंगस्टर की सोच से बाहर नहीं निकल पाया था। विधायक होने के बाद भी मर्डर और फिर ये गिरफ्तारी, राजनीति की ढाल होती है, वो भी उन्हें बचा नहीं पाया। उन्होंने अपने नेता वाले पद का इस्तेमाल अपने धंधे को बढ़ाने के लिए किया और यही उनके अंत का कारण बना। अगस्त 2012 में एक अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया और उम्र कैद की सजा सुनाई। ये एक ऐतिहासिक फैसला था जिसने बताया कि कोई भी कानून से बड़ा नहीं होता है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2019 को इस फैसले को सही ठहराया। 17 साल से ज़्यादा समय तक उन्हें जेल में बिताना पड़ा। अब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने 28 अगस्त 2025 को उनकी लंबी उम्र कैद और उम्र को देखते हुए उन्हें जमानत दे दी। 3 सितंबर 2025 को अरुण गवली नागपुर सेंट्रल जेल से बाहर आ गए और वापस से अपने गढ़ दगड़ी चौल में पहुंच गए। वो एक ऐसे शहर में लौटे जहां अंडरवर्ल्ड की दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है। 90 के दशक की गैंगवार अब सिर्फ कहानियों में रह गई है। दाऊद इब्राहिम आज भी एक भगोड़ा है, पर गवली अपनी सजा काट चुका है। उसकी कहानी गरीबी, महत्वाकांक्षा, हिंसा और आखिर में कानून के सामने हार की कहानी है। दगड़ी चाल के लोगों के लिए वो आज भी डैडी है। उनकी पत्नी आशा गवली, जिन्हें लोग मम्मी कहते हैं, उन्होंने उनकी विरासत को जिंदा रखा था। तो अरुण गवली की कहानी सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये एक ऐसे आदमी की भी कहानी है जिसने अपने दम पर एक साम्राज्य बनाया, उसे खो दिया, एक ऐसी पहचान बनाई जो आज भी मुंबई की गलियों में जिंदा है। वो अपराधी भी रहा, उसने तमाम जुर्म किए और उस जुर्म की कानून के तहत सजा भी काटी और आज आज़ाद है। तो अपने वादे के मुताबिक जो मैंने कहा था कि अरुण गवली की कहानी लाऊंगा, आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किया था, तो मैंने अपना जो वादा है वो मैंने पूरा किया, कहानी आप लोगों को सुनाई। तो अब आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी और साथ ही साथ अब मैंने अपना वादा किया तो आप भी अपना सपोर्ट दीजिए, इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हर जगह फैला दीजिए और साथ ही साथ लिखिए कि आगे और भी कैसी कहानी आप सुनना चाहते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। बाकी मैं पंचम प्रकाश आपके लिए कहानी लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, कॉर्पोरेट स्टोरीज, ब्रांड बिल्डिंग आइडियाज, मार्केटिंग केस स्टडीज और इनोवेशन एक अलग पर्सपेक्टिव से जो आपने कभी नहीं सुना होगा। लेट्स माइक मोर देन रेडियो लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स. Every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mic app and YouTube channel. इसे रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें Let's Mic app और विजिट www.letsmic.com. Let's Mic अब खबरें रेडियो ऐप पे। ये है मोर देन रेडियो।